हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों हम पढ़ेंगे? क्योंकि जो है अब हमारा क्या होगा, एमआर सीट पे 20 नंबर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं और आपका एमआर सीट पे ही देना है, जो कि एक एक नंबर आपको काउंट करना है। तो आज हम इसका कंप्लीट मैराथन एमसी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट की हम आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो भाई क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि जैव प्रक्रम से है, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा बायो का लाइफ प्रोसेस था, मींस जैव प्रक्रम था। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। प्रक्रम मींस प्रक्रिया, प्रोसेस। कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जो हमारे पौधे होते हैं वो वायु को शुद्ध कर देते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि O2 क्या करते हैं हम लोग, O2 को पौधों से ले लेते हैं, कह देते हैं वो O2 हमें दे दो, और CO2 क्या करते हैं, हम उनको दे देते हैं। किसको दे देते हैं? पौधों को दे देते हैं। तो भाई CO2 क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। हाँ, हानिकारक होता है भाई। तो CO2 क्या करता है, जो हमारा पौधा होता है वो CO2 हमसे ले लेता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो CO2 लेकर क्या करता है, जो है जल्दी से फटाफट से हमारे वायु को शुद्ध कर देता है। तो यहाँ पे CO2 तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि CO2 से ही पौधा हमारा क्या करता है, भोजन बनाता है। क्योंकि जब आपके पास सांस ही नहीं तो आप खा पी के क्या करोगे? तो उसी तरह हम पौधों में क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा CO2 होता है भैया, जो CO2 होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। इसका आंसर होगा भाई प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही वायु को शुद्ध करते हैं। बिकॉज CO2 जो हमारा प्रकाश संश्लेषण में पौधों का भोजन बनाने में सहायक करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? फिर वही क्वेश्चन है, उल्टा सीधा घुमा के पूछा जाएगा, घूमिएगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसमें कौन सी गैस ऐसी है, कौन सी ऐसी गैस है भाई जो सहायक होती है? तो बिल्कुल इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि CO2 सहायक होती है। कौन सी होती है? CO2 होती है। बिकॉज O2 तो करेगा नहीं, क्योंकि O2 को तो वो कर देता है कि ले जाओ प्राणी इंसान जाओ, ले जाओ, हमको CO2 दे दो भाई, उसी से हमें अपना भोजन बनाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं पेड़ पौधे भाई? चलो फटाफट से बता दो। परपोषी, निर्जीव, पर्णरहित, स्वापोषी। आइए देख लेते हैं एक एक का मीन। परपोषी मतलब जो है, परपोषी मतलब जो क्या करते हैं, दूसरों से उनके भोजन की प्रक्रिया होती है, दूसरों से वो सारे कार्य करते हैं। निर्जीव में तो आप तो जान जाइए, जो पड़े रहे ना सांस ना कुछ, बस ऐसे ही पड़े रह जाएं, जैसे हमारा लकड़ी वगैरह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ रही का कोई मामला ही नहीं है, इनको तो गलत ही काट दो। आइए चौथा हमारा बचता है, क्या बचता है? स्वापोषी। स्वामी स्वयं का पोषण, मतलब पोषण यानी स्वयं से पोषण करते हैं, स्वयं से भोजन बनाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे क्या स्वयं से भोजन बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके पढ़ लीजिए, आने वाला है बहुत ही काम ये चैप्टर, ठीक है। अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं भाई? अधिकतर पेड़ पौधे हमारे स्वापोषी होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? ये भाई जो क्लोरोफिल होता है ये किस कोशिकांग में पाया जाता है? अब बात करते हैं पहले ये भैया क्लोरोफिल क्या है, ये तो समझ में आ जाए, फिर कोशिकांग समझ में आ जाएगा तभी तो आंसर देंगे। भाई ये क्या होता है, एक मिनट, जो हमारा क्लोरोफिल होता है ये हमारा वर्णक होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल हमारा वर्णक होता है, कलर देता है। जो ग्रीन कलर हमारे पौधे में पाए जाते हैं, जो हरा रंग होता है, ये क्लोरोफिल के कारण ही तो पत्तियों में हरा रंग होता है। तो क्लोरोफिल हमारा क्या होता है, वर्णक होता है। अब किस कोशिकांग में पाया जाता है? अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आंसर ये हो गया हमारा, देखिए पत्ती हो गया भाई, यहां समझिए ये हमारा क्या हो गया मेरे मित्रों, ये हमारा हो गया पत्ती हो गया। एक मिनट यहां ही दे देते हैं, ये हमारा पत्ती हो गया, ठीक है। अब पत्ती में क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे से जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, इधर हमारा हरित लवक हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया भाई, हरित लवक हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है
ये हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, कोशिकांग, कोशिका का अंग। अब ये हमारा क्लोरोफिल है, अब ये इसका अंग है, तो इस अंग को क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। तो जहां भी हरित लवक हो भाई तोड़ फोड़ दो कि हरित लवक रहेगा। ये देखो भाई पहले ही बैठे हैं, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये कोशिका द्रव, ग्रेना, स्टोमेटा, ये सब चीजें नहीं है भाई, ये सब कोई भी चीजें है नहीं। चलिए अब आके हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भाई क्या है हमारा, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं भैया, लार ग्रंथि से, जो हमारी लार ग्रंथि है उससे निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। यहां पे ऑप्शन देखिए, टॉयलिन बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, लार बोलते हैं, या फिर जल बोलते हैं। तो भाई जो लार ग्रंथि से हमारी रस निकलती है वो भाई लार से जो निकलेगा, लार ही तो निकलेगा। तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा भाई, लार रस निकलेगा। कहां है ऑप्शन में भाई, तीसरे नंबर पे है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई, लार ग्रंथि से हमारा लार रस निकलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम होता है भैया, कौन सा एंजाइम होता है हमारा लार में, तो क्या होता है, टॉयलिन होता है, या फिर लार होता है, या फिर स्ट्रीमा होता है, या फिर कोई रस होता है। भाई नहीं, ये सारी चीजें हमारे क्या है, गलत है। हमारा टॉयलिन नामक एंजाइम होता है, वो मनुष्य के लार में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हरित लवक में, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। बात करते हैं अब स्ट्रोमा की। ये स्ट्रोमा क्या होता है, पहले स्ट्रोमा तो पता चल जाए तभी तो जानेंगे अभिक्रिया क्या होती है इसमें। तो यहां समझिए भाई, हमारी ये क्या हो गई भाई, पत्ती हो गई। हरित लवक अभी बताया हमारा, जो ये ऊपर हरा हरा होता है ये क्या होता है हमारा, हरित लवक हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। फिर इसमें जो हमारे ये छोटे छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो क्रियाएं होती हैं भाई, इसमें हमारी दो क्रियाएं होती हैं। एक तो हमारा ग्रेना होता है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दो तरह से होती है, एक ग्रेना से होती है और एक भाई स्ट्रोमा से होती, स्ट्रीमा से होती है। अब ग्रेमा में क्या आवश्यकता पड़ती है, ग्रेना की जो ग्रेमा होती है हमारी, वो जब प्रकाश पड़ता है हमारा किस पे, पत्तियों पर पड़ता है। जब प्रकाश हमारा पत्तियों पर पड़ता है तो हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू हो जाती है। तो भाई ग्रेना जो होती है वो हमारी प्रकाश को लेती है, ग्रेना किसको लेती है, प्रकाश को लेती है भाई। और जो हमारी स्ट्रीमा होता है भाई, जो हमारा स्ट्रीमा होता है वो कहता है हमको प्रकाश प्रकाश नहीं चाहिए, हम भाई अनलाइट रहेंगे, हम अप्रकाश से रहेंगे। ये जो हमारा स्ट्रीमा क्रिया करता है ये अप्रकाश में करता है। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि भाई जो हमारे रात में होते हैं पौधे, जो रात वाले पौधे होते हैं भाई क्या करते हैं, अचानक से यूं ही क्या करने लगते हैं, ऑक्सीजन को लेने लगते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेने लगते हैं, कार्बन डाई को छोड़ने लगते हैं। और लोग कहते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, पर सारे पेड़ ऐसे नहीं होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे नीम हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं कहते हैं नहीं सोना चाहिए। तो ये क्यों, क्योंकि दो तरह से क्रिया होती है, एक रात में होती है, एक दिन में होती है। प्रकाश में जो हमारा दिन में होता है भाई वो ग्रेना से क्रिया करता है, हमारा जो ये पत्ती पे आके पड़ता है तो ग्रेना से क्रिया करता है। और जो रतिया में करता है भाई वो स्ट्रीमा से करता है। किससे करता है, स्ट्रीमा से करता है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा से करता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो भाई समझ तो गए कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो लगा दो ना भाई अप्रकाश पे, ये रहा भाई अप्रकाश, हमारा अप्रकाश हो गया सही। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव अमाशय में, भाई किसमें, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। जो मानव का अमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को अम्लीयता देता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो अगर एग्जाम में आ गया मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो भाई कौन सा होता है, पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर हाइड्रो अम्ल, या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक, जैसे H2SO4 जिसे बोलते हैं,
है या फिर ऑक्सीजन होता है? क्या होता है भाई? तो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं HCl। तो भाई ये आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10वां नंबर देख लेते हैं कि मानव पाचन में बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? भाई जो सबसे बड़ी वाली ग्रंथि है उसका क्या नाम है? यकृत है या फिर पित्त है या फिर अग्न्याशय है या फिर वृक्क है? कौन सा आंसर है? फटाफट बताइए। यकृत है या फिर पित्त है या फिर अग्न्याशय है या फिर वृक्क है? तो मेरे दोस्तों ये होगा यकृत। यकृत क्या है? मानव पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? यकृत है। क्वेश्चन उल्टा सीधा करके भी पूछेगा तो आपको गुमराह नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, यकृत किस रस को स्रावित करता है? स्रावित मींस क्या होता है भाई? निकालना होता है, एकदम सिंपल है। स्रावित मींस निकालना। यकृत जो है वो किस रस को निकाल देता है? फेंक देता है, कहता है जाओ हमारी गली से। किस रस को ये निकालता है भाई? फटाफट फट देनी बता दो। लार को या फिर टॉयलिन को या फिर पित्त या फिर पेप्सिन को? किसको निकाल देता है भाई? फटाफट। लार को निकालता है? शायद नहीं। लार को कहां से निकालेगा? ये तो रस की बात है, काट दो इसको। टॉयलिन को निकालता है? कहां भाई? टॉयलिन कहां? यहां पे आ गया, काट दो इनको भी। पित्त को निकालता है या फिर पेप्सिन को? पेप्सिन को तो हटा ही दो। पित्त को निकालता है। किसको निकालता है भाई? पित्त रस को निकालता है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे पुटअप होता है कि जो हमारा पित्त रस है, जो हमारा पित्त रस है वो इकट्ठा कहां पे होता है? अब ये भाई पित्त रस को स्रावित करता है, निकाल देता है। जब ये हमारा यकृत पित्त को निकाल दिया तो ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होता होगा ना भाई? कहां इकट्ठा होता है? फटदीनी बता दीजिए। जो हमारा पित्त रस होता है वो कहां इकट्ठा होता है? इससे ही जुड़ा है, इसकी बहन है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और कहां होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा पित्त रस है भाई इकट्ठा कहां होता है? फटदेनी बता के चले आइएगा, लगा के चले आइएगा। पित्ताशय में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। धमाकेदार क्वेश्चनों की बारिश हो रही है। आमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की रक्षा करता है। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मत घबराइए, आंसर को फटाफट बताइए। आमाशय के भीतरी फिगर से समझाएं, अभी समझ में आ जाएगा। आइए यहां पे ये हो गया हमारा कुछ स्टमक। आम बनाने जानते हो, एग्जाम में आ जाएगा, वैसे ही बना के चले आना। ये हो गया हमारा स्टमक। भाई एक मिनट, मेरा खुद ही गलत हो गया आर्ट थोड़ा सा। ये हो गया स्टमक, कुछ इसी तरह से है भाई। स्टमक हो गया, सॉरी ये थोड़ा आर्टिंग थोड़ा गलत है। यहाँ पे स्टमक हमारा हो गया, ठीक है। अब बात पूछा है आमाशय के भीतरी स्तर, तो अस्तर हमारा ये हो गया भीतरी स्तर। हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की रक्षा करता है, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब भाई आपको ध्यान देना है कि HCl जानते हो? जो हमारा HCl होता है, जो अभी HCl सामान्य भाषा में बताएं तो तेजाब को अगर आप छू देते हो तब भी जल जाते हो। तो भाई हमारे जो ये क्या होता है, आमाशय में पाया जाता है, तो आखिर हमारे शरीर को ये जो है नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? आखिर इसकी रक्षा करने वाला है कौन? हम भी तो आज जान जाए इसकी रक्षा कौन करता है। आइए देख लेते हैं। पित्त करता है? शायद नहीं। ये पित्त कहां से आ गया भाई? यकृत करता है। ये कहां सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये तो हटा दो इनको। वृक्क करता है? तुम कहां आ गए भाई? तुम तो चले ही जाओ। श्लेष्मा करता है? हाँ जी बिल्कुल, श्लेष्मा करता है हमारा, जो क्या करता है? HCl से हमारे आंतरिक स्तर की रक्षा करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। अगर न्यूकल भी लिख के आ जाए तो गुमराह मत हो जाइए मेरे दोस्तों, गुमराह मत हो जाइए, न्यूकल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है? वो भाई कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय वातावरण में काम करता है? जरा हमें भी तो बता दो। पेप्सिन है या फिर हाइड्रोक्लोरिक है या फिर श्लेष्मा है? तो भाई श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक को मार के भगा दो, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो कोई एंजाइम है ही नहीं। तो बचा पेप्सिन, बच गया। अब इसका थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ भाई, बता दीजिए। अग्न्याशय जानते हो? अग्न्याशय में होता है
जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में होता है जठर रस भाई होता है, और जठर रस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक, तीसरा हमारा श्लेष्मा हो गए भाई। तो हमारा जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाता है। तो हमारा कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है? तो भाई पेप्सिन हो गया। पेप्सिन नामक एंजाइम हमारा अम्लीय वातावरण में काम करता है। क्लियर हो गया? जी हाँ, बिल्कुल थम्स अप देते रहिएगा, उसको देने में कंजूसी नहीं। IM 16 नंबर देख लेते हैं। अग्न्याशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्न्याशी रस दोस्तों, अग्न्याशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, या फिर वसा के पाचन में सहायक होता है, और या फिर हाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट में सहायक होता है, या फिर इन सभी में होता है? फटदेरी बता दीजिए कि किस में होता है। तो भाई ये तो प्रोटीन में होता है। हाँ जी, मैंने पढ़ा था प्रोटीन में होता है, पर मैंने वसा भी पढ़ा था, इसमें भी होता है। अरे भाई कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा था, इसमें भी होता है। तो लगाए किस पे? अरे चल लिखा है इन सभी में, इसी पे लगा के चले आओ, गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन को पचाता कौन है। फटदेरी बता दीजिए। अभी बताया कि मैंने जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन को पचा देता है एकदम से। और वसा जो होता है भाई, जो वसा होता है वो हमारा एमाइलेज क्या करता है? वसा को, जो हमारी फैटी चीज रहती है उसको पचा देता है फटाफट से। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है वो लाइपेज उसको पचा देता है। ठीक है। अग्न्याशी रस किसके पाचन में काम आता है? तो इन तीनों के पाचन में काम आता है, प्रोटीन के भी, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। जल्दी से जो है हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके निर्माण में दोस्तों, किसके निर्माण में हमारी पेशियों का खिंचाव होता है? कौन है जो आ जाता है जिससे हमारे पेशियां जो हो जाती हैं, खिंचाव हो जाता है? एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, अचानक से क्या होता है, उसके पेशियों में खिंचाव आ जाता है, वो खेल नहीं पाता है। आखिर कौन होता है वो? आखिर वो होता कौन है जिसके खिंचाव से हमारी पेशियां, किसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो जाता है? हमें क्या आ जाता है? मोच आ जाता है दोस्तों, मोच आ जाता है। तो किसके खिंचाव से? वसा की लैक्टिक अम्ल से, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। किससे होता है? फट दे आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो भाई वो बता देते हैं, H2SO4 का तो नामो निशान केमिस्ट्री में ही होगा, यहाँ तो नहीं होगा भाई, यहाँ तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो नहीं सकता, लैक्टिक अम्ल बचा भाई। तो लैक्टिक अम्ल हमारा जो होता है उसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो जाता है। अगर लैक्टिक अम्ल में हमारा क्या होता है? जब लैक्टिक अम्ल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्या होता है? जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमारी जो पेशियां हैं दोस्तों, जो हमारी पेशियां हैं उसमें क्या होता है? खिंचाव हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? खिंचाव हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एटीएप्सिन कार्य करता है। यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, एटीएप्सिन कार्य करता है। अब भाई बात करते हैं ये एटीएप्सिन क्या होता है। भाई ये एटीएप्सिन होता क्या है ये हम देखते हैं। ये कार्य करता है किस पे करता है? वसा पर करता है, प्रोटीन पर करता है, या फिर ए व बी दोनों पर करता है, या फिर जितने सारे हैं उस पे करता है। हमारा जो एटीएप्सिन होता है वो किस पे कार्य करता है? एटीएप्सिन का दूसरा नाम एमाइलेज है। क्या है दोस्तों? एमाइलेज है। यहां पे पहले हम देख लेते हैं एटीएप्सिन, इसका दूसरा नाम एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है भाई? वसा को पचा देता है, फट देनी, वसा को पचा देता है। तो एटीएप्सिन कार्य करता है, वही तो क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं भाई, उल्लू बना रहे, बना नहीं पाएंगे, हमने तो पढ़ रखा है। एटीएप्सिन हमारा कार्य करता है किस पे? वसा पर कार्य करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं। आइए भाई अगला इनाम देख लेते हैं, क्या है हमारा? मानव में भाई, किस में? मानव में, ह्यूमन में श्वसन वर्धक कौन होता है भाई? श्वसन वर्धक, श्वसन को जगह जगह तक पहुंचाता कौन है भाई? फट देनी आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन होता है, या फिर कोशिका होता है, या फिर CO2 होता है, या फिर यही हमारा सिरा होता है? चलिए फटाफट से बताइए होता क्या है। मानव में श्वसन वर्धक कौन होता है?
है। ये सिरा जो मैंने लिखा बिल्कुल नहीं होगा, गुमराह करने के लिए आपको एग्जाम वाले दे सकते हैं। CO2 क्या होता है भाई, या फिर कोशिका तो होगा नहीं, मामला फंस रहा है हीमोग्लोबिन और CO2 में। श्वसन, मानव में श्वसन वर्धक कौन होता है, गैस तो पूछा नहीं है, फटाफट से काट दीजिए। हीमोग्लोबिन होता है। कैसे होता है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे O2 को मिस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है। उसके बाद जो वहां पे CO2 जो हमारी बेकार गैस रहती है, जो हमारा क्या होता है बेकार गैस रहता है मीन्स CO2, उसको फटाफट बाहर निकाल देती है। उसको क्या करती है, फटाफट बाहर निकाल देती है। कहता जाओ पेड़ों को दो, पेड़ों के पास जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए क्या, हमको O2 चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। मानव में श्वसन वर्धक कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए भाई, एक एक नंबर यहाँ इससे बाहर नहीं आने वाला है भाई मेरे दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला। डोंट वरी, सारे चैप्टर्स के आज जो है कंफर्म हो जाएंगे आपको और इससे बाहर नहीं आएगा। नोट्स बना के रख लीजिएगा, बाद में फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला कोई क्वेश्चन। फुफ्फुस से रुधिर में कौन सा गैस अलग हो जाता है, फुफ्फुस में रुधिर में कौन सा, फुफ्फुस से रुधिर में कौन सा गैस अलग हो जाता है भाई, फटाफट बता दीजिए कौन सा गैस है जो कि अलग हो जाता है। वो भाई CO2 अलग हो जाता है कि O2 अलग हो जाता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है कि नाइट्रोजन। ये भाई आवर्त सारणी नहीं चलेगी, यहाँ पे दोनों को हटा दो। CO2 बचा, O2 बचा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बचा क्या भाई, O2 होगा कि CO2 होगा। जो फुफ्फुस से रुधिर तक जाता है तो CO2 को अलग कर देते हैं, उसको क्या शुद्ध करने के लिए भेज देते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं। जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे फुफ्फुस से रुधिर में कौन सा गैस अलग होता है, तो वो भाई CO2 होता है। तो आंसर तो ये सही रहेगा, O2 नहीं रहेगा, गलत काट के चले मत आइए, ठीक है। तो क्या होता है, CO2 जो होता है वो अलग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नोट आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ATP का पूरा नाम मेरे दोस्तों, ATP का फटाफट से क्वाइज है, ATP का पूरा नाम यहाँ पे है। ATP का पूरा, एक मिनट, ATP का पूरा नाम होता है भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उतार लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है ये भाई, एग्जाम में पूछा गया है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, अशुद्ध रुधिर अभी मैंने बताया फुफ्फुस से रुधिर जाता है कौन सा, CO2। जो अशुद्ध रुधिर होता है ये बेकार होता है, इनको अलग कर दिया जाता है। जब अलग कर दिया जाता है तो ये कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है या फिर आलिंद में जाता है या फिर धमनी में जाता है या फिर सिरा में जाता है। कहां जाता है भाई, फट देनी बता दीजिए। ये हमारा कहां चला जाता है, ना तो आलिंद में जाएगा, ना तो सिरा में जाएगा और ना ही फेफड़ों में जाएगा मेरे दोस्तों, ये डायरेक्ट धमनी में चला जाता है। कहां चला जाता है भाई, धमनी में चला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसकी भित्ति मोटी होती है दोस्तों, किसकी भित्ति मोटी होती है, फट देनी आंसर बता दीजिए। किसकी भित्ति मोटी होती है, शिरा की होती है या फिर फुफ्फुस की होती है या फिर धमनी की होती है या फिर कोशिका की होती है भाई, फट देनी बता दीजिए। किसकी भित्ति मोटी होती है, तो भाई जो भित्ति होती है वो हमारे सिरा की तो मोटी होती ही नहीं है, कोशिका भी की मोटी नहीं होती, फुफ्फुस की भी नहीं, धमनी की सिरा क्या होती है, मोटी होती है भाई। धमनी की सिरा क्या, धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। आइए और सारे रंग बिरंगों क्वेश्चन की बारिश करवा देते हैं, तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो भाई आइए देखते हैं हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भाई, कितने कोष्ठ होते हैं। तो ये क्या है भाई, कोष्ठ क्या है कि जो आलिंद होते हैं, जो निलय होते हैं, वो कितने कितने होते हैं भाई, 206 होते हैं या फिर 108 होते हैं या फिर 4 होते हैं या फिर सिर्फ 2 होते हैं। फट देनी आंसर बताइए कितने होते हैं, हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो भाई 206 तो हो ही नहीं सकते, कोई हड्डी थोड़ी ना है भाई, 108 भी नहीं
होंगे, 4 भी नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 भी नहीं होगा भाई, 4 ही रहेगा। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, तो हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं मेरे दोस्तों और 2 निलय होते हैं। आगे बढ़िए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। छक्का लगाते हुए स्थानांतरण, यहाँ प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न उत्पादों के परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण है, उत्पन्न उत्पाद जो होता है उसमें परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी में कोई परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उत्पादक स्थानांतरण बोलते हैं, या फिर उत्पादक बोलते हैं, या फिर उपभोक्ता बोलते हैं, या फिर इसमें से कुछ नहीं बोलते हैं? फटाफट से बताइए क्या बोलते हैं भाई? तो इसमें से कुछ नहीं मतलब हो ही नहीं सकता, ये क्या बात है भाई? उपभोक्ता तो कोई हमारा एसएसटी या फिर साइंस का वो थोड़ी ना चल रहा है, या उत्पादक हो ही नहीं सकता भाई। स्थानांतरण, कोई भी चीज परिवर्तन कर रही है, कोई भी डिफरेंट उसमें आ रहा है, तो यानी वो स्थान को परिवर्तित कर रही है, यानी वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रही है जिससे परिवर्तन आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, किडनी को लेकर चलते हैं, हमारी किडनी फेल ना हो जाए। मानव में वृक्क होते हैं भाई, मानव में वृक्क होते हैं, किडनी होती है, कितनी किडनी होती है? फटाफट से बताइए। 2 किडनी होती है, या फिर 5 किडनी होती है, या फिर 8 किडनी होती है, या फिर भाई किडनी ही नहीं होती है? फटाफट से बताइए। मानव में वृक्क होते हैं, किडनी होती है, फटाफट से बताइए। 2 होती है कि 5? भाई एक भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किडनी हो ही ना। और 8 की तो बात छोड़ो, 8 किडनी कहाँ जाएगा भाई? इस संरचना, पेट की संरचना ही नहीं रहेगी, किडनी ही किडनी दिखाई देगा। 5 तो हो ही नहीं सकता है। 2 बचा है, मारो टिक भाई, 2 पे लगा, 2 किडनी होती है मानव में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूरिया या यूरिक अम्ल। भाई क्या यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग हो जाते हैं? इनका अलगपन, इनका बिछड़ना कहाँ होता है? ये भाई बिछड़ कहाँ जाते हैं? अम्ल बताइए कहाँ बिछड़ जाते हैं ये अम्ल से? भाई वृक्क में बिछड़ जाते हैं, कि अमाशय में भाई अलग हो जाते हैं, कि कोष्ठ में हो जाते हैं, कि भाई धमनी में हो जाते हैं? फटाफट से, जो हमारे यूरिया या यूरिक अम्ल होते हैं ये हमारे वृक्क में, भाई वृक्क में जो होते हैं अम्ल से अलग हो जाते हैं, अमाशय कोष्ठ धमनी में नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव में एक दिन में मानव मूत्र का उत्सर्जन आपतन लीटर कितना होता है? भाई फटाफट से बताइए जल्दी से। मानव मूत्र का उत्सर्जन कितना लीटर होता है? 1 से 2 लीटर होता है दोस्तों, कि 2 से 3 होता है, कि 3 से 4 होता है, कि जितने भी ऑप्शन है सब सही है। आइए ऐड कर लेते हैं एक बार। 4 3 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 5 10 2 12 13 14 15 लीटर। क्या एक मानव मूत्र? नहीं भाई, फटाफट से ये सभी वाला मामला गलत कर दीजिए। 3 से 4 गलत काटिए, 2 से 3 काटिए, 1 से 2 पे लगा के आइए। 1 नंबर जल्दी जल्दी पाइए। 1 नंबर का मामला है, फटाफट से सही सही आंसर बताइए आप, और जल्दी से इसको नोट डाउन भी करते रहिए, बिकॉज ये आपको देगा 1 नंबर, क्योंकि अब 1 नंबर काउंट करने का चांस आ गया है मेरे दोस्तों। अब मजाक नहीं, अब 1-1 नंबर काउंट करना है, बिकॉज 1 नंबर से आप बन सकते हैं टॉपर और 1 नंबर से आप बन सकते हैं लूजर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो भाई बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? स्थान का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ये जो हमारे खाद्य पदार्थ है भाई, इसका स्थानांतरण, इसका परिवर्तन किसके द्वारा होता है? फटाफट भाई बताइए। फ्लोरेम के द्वारा होता है, या फिर हरित लवक के द्वारा होता है, या फिर क्लोरोफिल के द्वारा होता है? तो ये हरित लवक तो हमारे पत्तियों में पाया जाता है, इसको मारो गलत निशान। थर्ड देखिए, क्लोरोफिल तो नहीं, ये तो रंग कलर देता है। अब स्थानांतरण करता कौन है? फ्लोएम करता है। किसका? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ये हो गया हमारा पत्ती भाई, ये हो गया पत्ती। इसमें जो फ्लोएम होते हैं, यहां भी इसका
पत्तियों के ऊपर भी ले जाएगा भोजन को, नीचे भी ले जाएगा, दाएं भी ले जाएगा, बाएं भी ले जाएगा। ये जो फ्लोएम है सब जगह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, तब हमारे पौधे होते हैं एकदम चकाचक, एकदम हरे रंग बिरंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, तो हमारा यही फ्लोएम हो जाएगा। टिक लगा के चले आइएगा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। लो भैया क्वेश्चन मिल गया, यही अभी पूछा गया था, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, और यही पूछा गया फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो भाई किसके रूप में होता है, किसके रूप में होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ, ये तो पता है कि जो हमारा फ्लोएम है भाई, इसके द्वारा भोजन का होता है स्थानांतरण, लेकिन किसके रूप में आखिर होता है ये तो हमको पता ही नहीं है भाई। कोशिका के रूप में होता है, या फिर पत्ती के रूप में होता है, या फिर सुक्रोज के रूप में होता है। कोशिका के रूप में तो होगा नहीं भाई, पत्ती के रूप में तो नामुमकिन, असंभव है। आइए भाई, सुक्रोज दिख गया, इसी के रूप में होता है। थर्ड वाला हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए भाई आगे देखते हैं, बिना एनर्जी लॉस किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन होता है, ग्लूकोज का भाई पाइरुवेट में विखंडन होता है, कोशिका में होता है, या फिर कोशिका द्रव में होता है, या फिर सुक्रोज में होता है। तो भाई जो ये हमारा ग्लूकोज है भाई, ये कोशिका द्रव में विखंडन होता है। कहाँ होता है विखंडन भाई, कोशिका द्रव में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में कौन सा हार्मोन है जो भोजन को पका देता है। हम तो सोचते थे बचपन में भाई जादू हो रहा है, ये जो पक जा रहा है क्या होता है, हरे रंग का आम भाई पीला हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब तो हमको पता ही नहीं था, पर बायो में आ गए, SBS पे आ गए, सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। देखिए पादपों में कौन सा हार्मोन भोजन को पकाता है, फटाफट फट देनी आंसर बताइए। एथिलीन है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है भाई, फटाफट क्या है भाई, प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता है, एकदम नामुमकिन, असंभव है, बिल्कुल भाई इम्पॉसिबल। कार्बोहाइड्रेट ना बाबा, यहाँ पे कहाँ आ गया हमारा प्रोटीन, ये कैसे आ गया भाई, एथिलीन बचा भाई। एथिलीन भैया हमारे क्या करते हैं, फटाफट से जितने भी पादप में जो है हार्मोन है, यही एथिलीन नामक हार्मोन ही भोजन को पका देता है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है। भाई वो कौन सा हार्मोन है जो पौधों को बढ़ने से रोक देता है, पौधे वैसे के वैसे रह जाते हैं। भाई कौन है, साइटोकाइसिस है, या फिर एक्सिस अम्ल है, या फिर एथिलीन हार्मोन है, कौन सा है भाई, तो हमारा है एक्सिस। ये साइटोकाइनिन तो होगा नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एंड एथिलीन तो होगा ही नहीं, ये हमारा दूसरा होगा एक्सिन अम्ल जो है भाई। जो ये एक्सिन अम्ल है ये हमारे पौधों की वृद्धि को रोक देता है। जो पौधे हमारे बढ़ते रहते हैं, आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आप कितना भी पानी खाद क्यों ना डाल दो, मतलब उसकी वृद्धि होना कम हो जाती है, वो बढ़ते नहीं है। तो वो इसी का कमाल है, किसका कमाल है भाई, एक्सिस अम्ल का कमाल है। इसने कहा नहीं बढ़ने दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है। जैसे मनुष्य में जो हार्मोन पाए जाते हैं, उसी तरह निम्न में से बताइए फटाफट कि कौन सा पादप हार्मोन है, यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या वो एथिलीन है, क्या वो एक्सिस अम्ल है, या फिर वो साइटोकाइनिन अम्ल है भाई, फटाफट, क्या वो साइटोकाइनिन अम्ल है, या फिर एक्सिस अम्ल है, या फिर एथिलीन अम्ल है। तो भाई ये दोनों को लगा दो रॉन्ग, एंड ये हमारा हो गया यस। हमारा वो साइटोकाइनिन अम्ल जो है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो पौधे का हार्मोन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग को संश्लेषित करता है, या फिर किस भाग में संश्लेषित होता है। कौन सा हार्मोन भाई, ऑक्सिन नामक हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है। क्या वो पौधे के प्ररोह के अग्रभाग में होता है, या फिर तने या पत्तियों में होता है, या फिर इसमें से किसी में भी नहीं होता है। तो ये दोनों रॉन्ग है आंसर भाई, ये प्रारोह का अग्रभाग। अब प्रारोह क्या
है। हमने आप लोगों को जीवों के जनन में बताया था कि पुष्प क्या होता है, तो प्ररोह का रूपांतरण ही हमारा पुष्प कहलाता है। ये हो गया हमारा प्ररोह, ये हो गए पौधे भाई, ये हो गई पत्तियां, इसी का रूपांतरण हमारा पुष्प कहलाता है। तो प्रारोह का अग्रभाग भाई, जो ये अग्रभाग है, यही ऑक्सिन हार्मोन यहीं पे संश्लेषित होता है पौधे के अग्रभाग पर, मिस प्रारोह के अग्रभाग पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। पराग नलिका, कौन सी नलिका भाई? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि, बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की वृद्धि का अनुवर्तन है? किसका? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की वृद्धि का अनुवर्तन है भाई? रसायन अनुवर्तन क्या वो है, या फिर भौतिक अनुवर्तन है, या फिर पौधे या तनों का अनुवर्तन है, या फिर इन तीनों का अनुवर्तन है? तो ध्यान से सुनिए भाई, ये रासायनिक अनुवर्तन है। जो भी बीजांड की ओर वृद्धि कर रहा है पौधा, वो हमारा रासायनिक अनुवर्तन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन्स के द्वारा निषेचन के बिना बीज रहित फल प्राप्त हो जाता है? मतलब वो कौन सा हार्मोन है भाई? फटाफट, वो कौन सा हार्मोन है जिसके बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज रहित, मतलब बीज जिसमें पाया जाता हो, वो फल प्राप्त कर लेता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है? क्या वो जेविरेलिन है, क्या वो साइटोकाइनिन है, या फिर एथिलीन है? तो भाई ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। फटाफट फर्स्ट पे ही टिक लगा दीजिए कि वो जिबेरेलिन नामक हार्मोन है जो बिना निषेचन के ही बीज रहित फल पौधे जो है प्राप्त कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एथिलीन के प्रयोग से पौधे में किसकी वृद्धि होती है? एथिलीन के प्रयोग से, हाँ ये तो होता है कि पौधे में तो वृद्धि होती है, लेकिन किसकी वृद्धि होती है? क्या वो पुरुष की होती है, या फिर मादा पुष्प की होती है, या फिर बीज व फल की होती है? तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है भाई, बीज व फल भी बिल्कुल रॉन्ग है, मादा पुष्प की होती है। एथिलीन के प्रयोग से पौधों में मादा पुष्प का क्या होता है भाई? वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है भाई, ये किसकी रक्षा करती है जरा बताइए तो? क्या मस्तिष्क की रक्षा करती है, या फिर शरीर का रक्षा करता है, या फिर मेरुदंड का रक्षा करता है, या फिर मेरुरज्ज की रक्षा करती है? भाई किसकी रक्षा करती है ये भाई? रीढ़ की हड्डी। तो शायद मस्तिष्क की तो करती नहीं है, और शरीर का नहीं करेगा, उसके लिए पावर ऑफ कंट्रोल तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरुदंड बिल्कुल गलत ही है भाई, मेरुरज्जु पे टिक मारिए। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के अग्न्याशय में भाई, किसमें? अग्न्याशय में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है भाई? क्या वो इंसुलिन होता है, क्या वो भोजन होता है, क्या वो अम्ल होता है, क्या वो अपशिष्ट पदार्थ होता है? भाई भोजन तो निर्मित हो ही नहीं सकता, और अम्ल की तो बात ही छोड़ दो बिल्कुल, अभी अम्ल यहाँ कहाँ आ जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ तो बिल्कुल छोड़ ही दो, बच्चा हमारा इंसुलिन लगा दो टिक। मनुष्य के अग्न्याशय में क्या निर्मित होता है भाई? इंसुलिन होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनन कोशिका में डीएनए की प्रकृति होती है। कितनी प्रवृत्ति होती है जो हमारी क्या होती है? जनन कोशिका में जो जनन करते हैं उस कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृति होती है, या फिर कितनी प्रवृत्ति होती है? क्या वो 2 होती है, या फिर 3 होती है, या फिर 4 होती है, और या फिर 8 होती है? भाई जो जनन कोशिका में डीएनए की प्रवृत्ति होती है, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 8, भाई वो 2 होती है। कोशिका में डीएनए की प्रवृत्ति कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आखिर ये डीएनए का पूरा नाम भाई 1 नंबर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। खास करके आप जो है नाम को जरूर याद रखिए कि डीएनए का कितना नाम है, डीएनसी का कितना नाम है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो फिर आपको नाम पूरा फुल फॉर्म उसका पता रहना चाहिए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्वाइस लो भाई, डीऑक्सीराइबो क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मींस अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक
अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, किसी प्रजाति का संबंध किससे होता है? किसी प्रजाति का जो समिष्ट प्रजाति का समिष्ट संबंध किससे होता है? क्या वो जनन से होता है, क्या वो प्रजनन से होता है, या फिर उत्सर्जन से होता है, या फिर ए और बी दोनों से होता है? तो ना तो वो ए बी से होता, ना उत्सर्जन से होता, ना प्रजनन से होता है। ए टिक लगा दीजिए कि वो जनन से होता है। जो जनन से होता है वो प्रजाति का संबंध हमारा किससे होता है? जनन से होता है भाई। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख लीजिए, वहां आपको एकदम एक्सप्लेन से बताया गया है, जीवों में जनन पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देख लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा है। पुष्प के नर जनन को क्या कहते हैं? क्या उसको जयांग बोलते हैं, या फिर उसको अंडाशय बोलते हैं, या फिर उसको पुमंग बोलते हैं, या फिर भाई उसको ब्रिंक बोलते हैं? तो ये ब्रिंक कहां आ गया? इसको मारो कर रहा है। ये पुमंग, अंडाशय, जयांग। जयांग तो भाई बोलते हैं मादा को, और अंडाशय भी मादा में ही पाया जाता है। पुष्प की बात चल रही है तो पुष्प में हमारे कौन है? पुमंग जी हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन द्वारा जनन होता है। जो दो खंड, दो द्विखंडन मींस दो खंडन में विभाज्यता द्वारा जनन होता है। क्या वो मनुष्य में होता है, या फिर पादप में होता है, या फिर अमीबा में होता है, या फिर अमरबेल में होता है? तो अमरबेल को तो क्रॉस ही कर दो, इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इससे। मनुष्य को भी क्रॉस कर दो, पादप को भी हटा दो, बच्चे कौन हमारे? अमीबा भैया बच्चे। तो अमीबा ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा भाई अलैंगिक जनन करता है। कौन करता है मुकुलन द्वारा? क्या वो हाइड्रा करता है, क्या वो हाइड्रोक्साइड करता है, या फिर अमीबा करता है? कौन करता है? इन दोनों का रिश्ता तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, इम्पॉसिबल है बच्चे। हमारे कौन? हाइड्रा भैया बच्चे। हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पपीता और तरबूज भैया। पपीता और तरबूज आदि है, क्या है? क्या वो जड़ है, क्या वो तने हैं, या फिर एक लिंगी है, या फिर द्विलिंगी है? क्या है भाई? क्या पपीता और तरबूज जड़ है? ना भाई, जड़ तो नहीं है। क्या तने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वो द्विलिंगी है? नहीं भाई, वो एक लिंगी है। पूछा जा सकता है एक लिंगी पौधों वृक्षों के नाम, तो पपीता लिख दीजिएगा, तरबूज लिख दीजिएगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या पपीता और तरबूज क्या है, ऑप्शनिंग में दिया जाएगा तो आप बता दीजिएगा वो एक लिंगी पौधे हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमारा गुड़हल और सरसों है वो क्या है? गुड़हल और सरसों है, क्या वो उभयलिंगी है, क्या वो द्विलिंगी है, या फिर एक लिंगी है? क्या है भाई? तो एक लिंगी तो हो ही नहीं सकता। एक लिंगी हमारा पपीता होता है, तरबूज होता है, ठीक है, और द्विलिंगी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो गुड़हल और सरसों जो है वो हमारा उभयलिंगी है, कॉमन है, उभयलिंगी है। गुड़हल और सरसों क्या है? हमारा उभयलिंगी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जो हमारा पौधों में भाई निषेचन होता है, जो हमारा पौधों में निषेचन होता है वो क्या, उसका मतलब जो क्या कहते हैं, उसके बाद उसका कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? यहाँ पे जो बदलता है, फल में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? क्या वो पुमंग है, या फिर अंडाशय है, या फिर जायांग है, या फिर कोई नहीं है इनमें से? तो निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो भाई ना तो जयांग होगा, कोई नहीं की तो बात ही जोड़ो, पुमंग भी नहीं होगा, अंडाशय होगा। निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में, जो हमारा पौधों में यही तो अंडाशय पाया जाता है ना, यही अंडाशय पाया जाता है। और जब यहाँ पे निषेचित हो जाता है कणों के आने से,
कणों के आने से जब निषेचित होता है तो यहीं पर हमारा अंडाशय ही क्या हो जाता है, फल हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक पुष्प के स्त्री केसर भाग को, पुष्प के स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं? क्या वो पराकड़ कहते हैं, या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं, या फिर जयांग कहते हैं, और या फिर भाई वर्तिका कहते हैं? पुष्प के स्त्री केसर भाग को तो ना तो वर्तिकाग्र कहते हैं भाई, वर्तिकाग्र हमारा एकदम टॉप पे होता है, एकदम कहाँ होता है भाई, टॉप पे होता है। और पराकड़ की तो बात ही छोड़ो, वो इधर से जो हमारे कड़ लगे होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पराकड़ को तो हटा ही दो। जयांग तो ये पुष्प वाला सॉरी लड़कियों वाला स्त्री केसर वाला मामला आ गया, ये जयांग यहाँ पे नहीं है। बच्चा वर्तिका, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, एक पुष्प के स्त्री केसर भाग को वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्तिका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नर का जननांग क्या है भाई, क्या वो अंडवाहिनी है, क्या वो वृषण है, सॉरी वृषण रहेगा, नहीं सही है, वृषण है, या फिर पराकड़ है, या फिर ए और बी दोनों है। तो भाई ए और बी कहाँ है, ए ये है, बी ये है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? अंडवाहिनी हो सकता नहीं, बिल्कुल नहीं, नर की बात है तो यहाँ अंडवाहिनी हो ही नहीं सकता। जब पहला गलत तो आखिरी गलत, क्योंकि ए और बी ऑप्शन दिया गया। अब पराकड़ इसमें कहाँ भाई, जनांग पराकड़ से कोई रिश्ता ही नहीं है, काट दो इसको। बच्चा भीषण, नर के जननांग को क्या बोलते हैं, भीषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लड़कों के यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, उनके यौवन अवस्था के लक्षणों को क्या नियंत्रित करता है भाई, फटाफट बताइए। क्या वो टेस्टोस्टेरोन है, या फिर कोई हार्मोन है, या फिर एस्ट्रोजन है? तो हार्मोन तो कोई होगा नहीं भाई, और यहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं होगा, बिकॉज ये लड़कियों के यौवन अवस्था को नियंत्रित करता है। तो बचा कौन हमारा, टेस्टोस्टेरोन बचा। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारा लड़कों के यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट उसी पे क्वेश्चन है, लड़कियों में कौन सा जो होता है लक्षण जो नियंत्रित करता है लड़कियों के यौवन अवस्था को? तो अभी मैंने बताया एड्स तो होगा नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन तो इसी से रिलेटेड है, ये होगा नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोजन हो गया जो लड़कियों के यौवन अवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडाशय में अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अंडा उत्सर्जित होने लगता है, मिलने लगता है उसमें, तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या उसके प्रोसेस को वातपोत्सर्जन बोलते हैं, या फिर प्रजनन बोलते हैं, या फिर मुकुलन बोलते हैं, या फिर अंडोत्सर्ग बोलते हैं? तो मुकुलन तो ना बाबा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रजनन तो बिल्कुल नहीं, वाष्पोत्सर्जन कोई यहाँ पे जल को तो गरमाया नहीं जा रहा, तो बिल्कुल गलत है। बचा क्या, अंडोत्सर्ग बचा, तो यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसेंटा कहां होता है, कहां स्थित होता है प्लेसेंटा? याद कीजिए हमने आपको बताया है जो प्लेसेंटा होता है अगर उसमें कोई बेबी होता है तो प्लेसेंटा कहां पे होता है? जब बेबी होता अंडाशय में ही तो होता है। तो अंडाशय कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अरे सॉरी गर्भाशय में होता, अंडाशय में तो हो नहीं सकता, पुमंग विषण गलत है। बच्चा गर्भाशय में ही हमारा प्लेसेंटा होता है जहां से बेबी हमारा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। आइए अब हम मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। मेंडल के चैप्टर वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हम कुछ मेंडल के बारे में देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस हम बिना ऑप्शनिंग के करके देखते हैं। क्या है हमारा मेंडल से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने हैं, तो इसलिए बोर बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, पृथक्करण का नियम किसने दिया था भाई? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो जो पृथक्करण का नियम दिया था वो हमारे मेंडल जी ने दिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेंडल हो जाएगा। मेंडल ने किसका नियम दिया था? पृथक्करण का नियम दिया था। अब पुष्प में लाल कलर प्रभावी होता है, तो इसका विपरीत क्या है? अगर इधर हमारा रहेगा
पतला, इधर रहेगा मोटा, इधर रहेगा सॉफ्ट, इधर रहेगा झुर्रीदार, इधर रहेगा हमारा लाल, तो इधर रहेगा सफेद। उसी का अपोजिट चलता है। तो जितने भी आपको कोई भी अगर इधर दिख रहा है जो है प्रभावी है तो इधर अप्रभावी है, यानी जैसे हमारा विलोम होता है ठीक उसी तरह आपको करना है। ये तो ट्रिक है बिल्कुल याद करने की। अगर इधर लाल है तो इधर सफेद होना है, ध्यान दीजिए। पुष्प में लाल कलर प्रभावी का विपरीत लक्षण अभी बताया, सफेद होता है। क्या भाई? सफेद होता है विपरीत अक्षर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के प्रयोगों में प्रथम संतति में जब पहली बार उन्होंने किया था तो सभी पौधे कैसे आए थे भाई? फटाफट कैसे आए थे सभी पौधे? तो वो भाई आए थे समान लंबे आए थे। ठीक है, जब मेंडल ने प्रथम प्रयोग किया था तो सभी पौधे हमारे लंबे लंबे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो पुरुषों में भाई XY गुणसूत्र होता है। और जो हमारी महिलाएं होती हैं उसमें भाई जो हमारी महिलाएं होती हैं उसमें XX होता है। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उसमें और X और Y होता है। अब आता है नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई सभी गुणसूत्र? हमारे सभी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त सभी गुणसूत्र हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग, तो जीन से आप याद रखिए जॉनसन। तो जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। किसने भाई? जॉनसन ने। अब देख लेते हैं कि गुणसूत्र बनता है किससे बनता है? गुणसूत्र हमारा प्रोटीन से बनता है। ठीक है, गुणसूत्र किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, DNA से बनता है। ठीक है, दोनों से हमारा गुणसूत्र बनता है। अब लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बिल्कुल हम उसको कर लेते हैं। हमारा 66 नंबर क्या है? जीन किसका खंड है भाई? जीन हमारा है DNA का खंड। हाँ ये तो ठीक है भाई, DNA का खंड है, लेकिन आखिर ये जीन होता क्या है? तो जीन जो भी गुण आपके पापा जी में है या फिर मम्मी जी में है, उससे आपके अंदर जो भी थोड़े से गुण आ रहे हैं, सारे गुण तो आ नहीं सकते हैं, जो थोड़े बहुत गुण आ रहे हैं वही हमारे क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, तो हमारा जीन समझ में आ गया। और किसका खंड है? ये भाई DNA का खंड है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का खंड है हमारा DNA। अब हम बात करते हैं 67 नंबर का कि कोई लड़की जो होती है, कोई गर्ल जो होती है, वो अपने पिताजी से, वो अपने पापा जी से किस गुण सूत्र को प्राप्त करती है? तो आपको पता है पुरुष में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो लड़की होती है, तो अगर वो मतलब जो पुरुष है, अगर वो क्या कह रहा है? Y दे रहा है, सॉरी X दे रहा है, तो ये जान लो कि वो मतलब लड़की उनसे X गुण को प्राप्त करती है। और अगर वहीं पे बात करें हम किसी लड़के की, तो कोई लड़का जो होता है वो Y गुण प्राप्त करता है और अपनी माँ से X ही होगा। बस पापा जी लड़की को X देते हैं और लड़के को Y देते हैं। ठीक है, और मम्मी से हमें XX ही मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो मेंडल ने भाई प्रथम प्रयोग किया था वो किस पे किया था भाई? ये भी तो जानना है कि जो ये मटर वाला सारा मामला बना दिया क्यों, किस पे किया था? तो इस पे मटर पे ही तो किया था भाई, जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं, मीठी पी बोलते हैं, आप मटर भी बोल सकते हैं। अब क्यों किया था मटर पे, इतना जान लें बस, और कुछ नहीं। वो इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ही कम समय में जल्दी से ग्रोथ हो जाते, और अगर किसी पेड़ पे करते तो 1-2 साल लग जाते उस पेड़ को बढ़ने में, फिर उस पे क्रॉस करवाते तो जाने कितने वर्ष हो जाते, तब तक तो मेंडल हमारे मर जाते, पता ही नहीं चलता उनका। नेक्स्ट देखते हैं हम भाई द्विसंकर क्रॉस। जो हमारे द्विसंकर क्रॉस करवाए थे उसमें क्या हुआ भाई? लक्षण यहाँ पे रहेगा, लक्षण प्रारूप का अनुपात हुआ। कौन सा अनुपात निकला जब 2 संकर क्रॉस करवाए? तो 9:3:3:3:1 निकला था जब हमारा द्विसंकर
क्रॉस करवाया था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन उठता है कि एड्स नामक रोग, कि एड्स रोग होता है किसके कारण होता है, एडीएस, एड्स रोग किसके कारण होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके कारण होता है। तो भाई इतना ध्यान रखिएगा, जो एड्स नामक रोग होता है वो भीषण के कारण होता है। किसके, भीषण के कारण हमारा क्या होता है, एड्स नामक रोग होता है। बस आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतने ही थे और यहां से बाहर कोई ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में हम ये पूरे आशा के साथ कहते हैं आप 20 नंबर ले सकते हैं और अच्छे से समझे भी होंगे आप लोग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वाले हैं बायो के लॉन्ग आंसर को, जो कि इंपॉर्टेंट डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र को, जो कि 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए बिना लेट किए आज के हम इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा पहला क्या है, पहले हमारा है मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है भाई, पाचन क्या होता है, जो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हो उसको छोटी से छोटी चीज में कुतरना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब ये नहीं कोई भी चीज, खाद्य पदार्थ वाली जितनी भी चीजें रहेंगी में जटिल जो हमारे कॉम्प्लेक्स आइटम रहेंगे उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में ही चबाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े जटिल अणुओं को, जो कॉम्प्लेक्स आइटम रहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब भाई ये तो पता चल गया कि पाचन क्या होता है। अब पाचन कितने तरह का होता है ये भी तो जानना है ना। तो पाचन हमारा क्या होता है, 2 तरह का होता है। टाइप ऑफ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट हमारा रहेगा फिजिकली एंड सेकंड हमारा रहेगा केमिकली। फर्स्ट हमारा रहेगा भौतिक और दूसरा हमारा रहेगा रासायनिक। अब भौतिक क्यों, अगर जैसे हमने रोटी खाया, अब रोटी के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं रोटी में, तो कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग एंड रोटी के जो टुकड़े रहते हैं वो अलग। तो ऐसी सारी चीजें हमारी फिजिकली हो गई, भौतिक रूप से हो गया, ठीक है। अब केमिकली क्या, जो हमारे मुख में लार हो गए, लार में जो एंजाइम पाए जाएंगे, टॉयलिन एंजाइम पाया जाएगा, वो उसको अच्छे से मिक्स करेगा, उसके बाद उसको गलाने का काम करेगा। ये हमारा केमिकली हो गया हमारा डाइजेस्टिंग। और ये हो गया भौतिक, जो भी आपको जो है एकदम अच्छे से तोड़ फोड़ दे वो हमारा फिजिकली हो गया और जो उसको लुगदी बना दे वो हमारे क्या हो गया, केमिकली। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 तरह का है, एक फिजिकली है एक केमिकली है। अब हमारा डाइजेस्ट क्या है, बड़े जटिल अणुओं को छोटे से छोटे अणुओं में ही बांटना क्या कहलाता है, डाइजेस्ट कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं डाइजेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं कि उनमें कैसे कैसे लोगों की भूमिका है। जैसे क्या हुआ, हम अपने घर पे हैं, ठीक है, तो हमें यहां से कहीं बड़े जगह जाना है, कहीं हमें जाना है। जैसे हमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमको लखनऊ जाना है या फिर दिल्ली जाना है, कानपुर जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे, अपने घर से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से जब स्टार्ट कर दिए चलना, तो जितने भी मार्केट्स पढ़ेंगे, जितने भी हमारे विलेज पढ़ेंगे या फिर जितने भी हमारे सिटीज पढ़ेंगे, सारे का नाम देखेंगे। हाँ, यहाँ से होते हुए जा रहे, फैजाबाद गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, वहां से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, इस गांव में पहुंचे, इस शहर में। तो उसी तरह हमारे कुछ भोजन की यात्रा रहेगी। अब हमारे भोजन की यात्रा है, कहां से कहां जाती है, कहां से कहां पे अलग हो जाता है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल कहानी की तरह आज के इस वीडियो में समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। देखिए यहां पे हमारा आहार नाल है, पहले सबसे पहले आहार नाल। अब मैंने इसको आहार नाल क्यों कहा, अब जैसे आहार में जो हमारा खाद्य पदार्थ भोजन रहेगा, नाल में जाना। अब आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जितनी भी यात्राएं रहेंगी, जैसे हमें यहां से लखनऊ जाना है, इतना हमको पता है कि हमें अपने घर से लखनऊ तक जाना है। अब यहां से जाने में जितने भी सिटीज, विलेज, पोस्ट कुछ भी आए, वो सारी चीजें उसमें कवर होती रहेंगी। और यहां से जाना है हमें कहां तक, लखनऊ तक। तो वैसे हमें भोजन को मुख से कहां तक जाना है, गुदा द्वार तक जाना है। अब उसके बीच में जितने भी हमारे विलेज, सिटीज पड़ेंगी, उन सारी चीजों को हम जानते रहेंगे कि कहां पर क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। तो यही देखेंगे हमारा आहार नाल क्या है भाई, मुख से लेकर गुदा द्वार
तक की जितनी भी यात्राएं होती हैं वो आहार नाल के अंतर्गत होती हैं। जैसे हमारा यहाँ मुख से स्टार्ट हुआ भाई, माउथ से स्टार्ट हुआ भैया, अब यहाँ गुदा द्वार तक, ये नेक्स्ट पूरा आखिरी तक ये पहुंचा। तो ठीक इसी तरह कुछ हमारे भोजन की यात्रा रहेगी। अब हमारे आहार नाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। तो ये तो समझ में आ गया। अब आहार नाल मुख्यतः 6 भाग होते हैं। यहां से हमें जाना है लखनऊ, तो वहां पे 6 सिटी पड़ सकती हैं, 5 सिटी पड़ सकती हैं, 2 सिटी पड़ सकती हैं, लेकिन हमें जो ये वाले लखनऊ जाना है यहाँ पे 6 सिटी पड़ेंगी और 6 सिटी के नाम हमको पता रहने चाहिए। क्या है, सबसे पहला हमारा मुख है, माउथ है, ग्रास नली है, उसके बाद हमारा अमाशय है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और नेक्स्ट में हम पहुंच गए लखनऊ, मींस कहां, गुदा द्वार पे पहुंच गए। तो घर से स्टार्ट हुए, गुदा द्वार पहुंच गए। ये सारी सिटीज बीच में पड़ रही हैं और हमें इन लोगों को पता करना है कि कहां पे है, इनका लोकेशन पता करना है। अब हम मुख की बात सबसे पहले करेंगे, तो उसके लिए तो हमें इसको करना पड़ेगा रफ, और इसको करते हैं रफ, उसके बाद मुख को अच्छे से हम समझते हैं। तो चलिए भाई, अब सबसे पहले पार्ट हम मुख को देखते हैं कि यहां से हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ, मुख स्टार्ट हुआ। अब भाई हमने मुंह में जो है किसी भी चीज को डाला, ठीक है, अब जब वो अंदर गया तो हमारे पहरेदार खड़े हैं, जैसे अंदर गया पहरेदार खड़े हैं। अब पहरेदार खड़े हैं कि भाई दांत है, तो दांत हमारा पहरेदार हुआ ना, दांत हुआ, जीभ हुआ, लार ग्रंथि हुआ। उन्होंने क्या कहा कि पहले भाई अपना टिकट दिखाओ, उसके बाद अंदर जाने का आपको मिलेगा। तो हम पहले दांत के पास गए। अब भाई जब दांत के पास गए तो दांत हमारे 4 तरह के सैनिक दिखाई दिए, कोई मोटा, तगड़ा, छोटा, बड़ा दिखाई दिया वहां पे। तो ये मुख हो गया हमारा। अब मुख से हमारा दांत में गया, तो दांत हमारा क्या काम करता है, आखिर दांत हमारा काम क्या करता है, वो किसी भी भोजन को जो है चबाता है। अब भाई कोई भी रहेगा, जैसे राजा है, हमने गया तो वहां का कोई मालिक होता होगा ना, तो वो पहले क्या करेगा, किसी भी चीज को आप मुंह में डालेंगे तो जो दांत रहेगा वो चबा चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। अब इनके साथ भी कुछ सैनिक हैं, इतना पता है, वहां की राजा का नाम ये है भाई। अब इनके सैनिक जो है, इनके बारे में बताओ। तो दांत हमारा क्या काम करता है, पहले इसको समझिए। दांत हमारा करता है चबाने का काम। अब भाई किसको चबाने का काम, क्या ईंटा पत्थर को चबा लेता है, अरे नहीं, खाद्य पदार्थों को चबाता है भाई। कहां बॉडी में कहां ईंटा पत्थर आ जाएगा। अब ये चबाता है भाई, 4 लोग हैं इनके भूमिका निभाने वाले। अब 4 लोग कौन है, फटाफट से बता दीजिए। 4 लोग कुछ नहीं है, एक हमारा है रदनक है भाई, एक रदनक है, सेकंड हमारा कृंतक है, समझिएगा, पहला रदनक है, दूसरा कृंतक है, तीसरा है हमारा अग्रचवर्णक है, और चौथा हमारा है चवर्णक है। चौथा क्या है भाई, चवर्णक है। ये 4 सैनिक हैं भाई। जब हम कुछ भी भोजन डालेंगे तो सबसे पहले ये जो रदनक है ये चीड़ फाड़ करेगा, आ जा भाई लड़ ले, चीड़ फाड़ करेगा। ये दोनों चबाने का काम करेंगे और ये दोनों अच्छे से मिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। दांत हमारा क्या काम करता है, चबाने का काम करता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन से होते हैं भाई, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक एंड चवर्णक, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा आता है जीभ, टंग के बात आती है, जिसके बिना हम बोल नहीं सकते हैं, जिसके बिना हम किसी स्वाद को नहीं ले सकते हैं। उसकी बारी आई, किसकी बारी आई, जीभ की बारी आई। तो जीभ हमारा क्या करता है, सिंपल सा भाषा है भाई, जीभ जो हमारा है हमको क्या करता है भाई, स्वाद देता है किसी भी चीज को। कि भाई जैसे हमने चाउमीन खा लिया, टिकिया खा लिया, तो उसका स्वाद हमको देगा ना कि कैसे है भाई भोजन। खा लिया, सब्जी चावल दाल खा लिया, तभी तो हम जान पाते हैं हाँ ये दाल है, हाँ ये सब्जी है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये क्या बताता है, स्वाद बताता है हमको सारी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, लार ग्रंथि। ये सब मुख के अंतर्गत आ रहा है। अब लार ग्रंथि हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक सिटी में हमारे 3-4 गांव पड़ गए, तो उसी तरह हमारे एक सिटी मुंह है और इनकी सामने ये 3 गांव पड़ गए। अब तीनों गांव में कौन से राजा हैं, कौन से लोग हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ, दांत आएगा, दांत चबाने का काम करता है, जीभ क्या करता है, स्वाद लेता है, ये तो पता है। अब लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि में पूछा को जाता है क्वेश्चन कि लार ग्रंथि में कौन सा रस पाया जाता है, तो सिंपल है, लार ग्रंथि में भाई लार ही रस पाया जाता होगा, ठीक है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, और इसके एंजाइम का भैया नाम है टॉयलिन नामक एंजाइम है, टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कोई पूछ ले, मानो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सिंपल टॉयलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया।
मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बांटना ही मानव पाचन तंत्र कहलाता है। अब भाई यहां जब इसको हमने समझा तो आहार नाल आया, तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं आहार नाल के अंतर्गत होती हैं। अब आहार नाल के भाई 6 प्रमुख हैं देश है भाई। क्या है हमारा? मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा द्वार है। ये तो समझ लिया। अब मुख को पहले समझा तो मुख में क्या होता है भाई? मुख में हमारे 3 पहरेदार हैं, दांत है हमारा और जीभ है, लार ग्रंथि है। तो दांत को मैंने देखा, दांत क्या करता है? भोजन को कुतरता है, चबाता है। 4 प्रकार के हैं हमारे, रत्नक, कृंतक, अग्रचौवर्णक, चौवर्णक हो गए। जीभ क्या करता है भाई? स्वाद लेता है। उसके बाद हमारा क्या है भाई? लार ग्रंथि आया। लार ग्रंथि में लार नामक एंजाइम लार पाया जाता है, रस पाया जाता है, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टॉयलिन नामक एंजाइम है। ये समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहीं पर एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है भाई? फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला यूं बनता है कि भाई यहाँ पे नीचे जबड़े में ऊपर जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या बटे नीचे जबड़े में उपस्थित आधे भागों में दांतों की संरचना, ये हमारा है दंत सूत्र। भैया याद कर लो, छोटे बड़े कभी भी पूछा जा सकता है। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चल रहे, मानव पाचन तंत्र को सचित्र चित्रण करके हमको समझाना है ना भाई, तो वही हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर जबड़े में उपस्थित आधे भागों में दांतों की संख्या बटे नीचे जबड़े में उपस्थित आधे भागों में दांतों की संरचना। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप लोग एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये तो हम समझ गए। अब भाई इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? हमने तो भाई गया, घर से निकले, एक सिटी में गए, वहां पे चाय नाश्ता किया, वहां के लोगों से मिले, राजा से मिले, बॉडीगार्ड से मिले, सारी चीजें से अब हमारी यात्रा फिर चालू हो गई। अब हमारी यात्रा चालू हुई तो कहां पहुंची? ग्रास नली के पास पहुंची। तो इसको मिटाएंगे तभी तो लिखेंगे ना भाई कहां है ग्रास नली और क्या होती है ग्रास नली। तो इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई अब हम सेकंड देखते हैं, ग्रास नली। अब हमारा ग्रास नली का क्या कार्य है? तो ग्रास नली का कार्य है भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने का कार्य हमारी क्या करती है? ग्रास नली करती है। ग्रास नली कैसे करती है? जैसे हमने भोजन को मुख में रखा, मुख के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब यहां से भोजन को ये देखिए जो ले जा रही है, अब हमारा भोजन यहीं से तो जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो किस नली के द्वारा जा रहा है? ग्रास नली के द्वारा जा रहा है। और कहां जा रहा है भैया? अमाशय में जा रहा है। तो हमारा ग्रास नली भोजन को मुख से लेकर अमाशय तक ले जाती है। अब यहाँ पे अमाशय तक तो हम पहुंच गए भाई, में अमाशय तक पहुंच गए। अब जब अमाशय तक पहुंचे तो यहां पे पाई जाती है एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब जठर ग्रंथि जब पाई जाती है तो जठर ग्रंथि में जठर रस का स्रावण होता है। जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है, और वो 3 तरीकों से होता है। एक तो हमारा पेप्सिन से होता है, एक HCl से होता है, एक श्लेष्मा से होता है। अब पेप्सिन में पाया जाता है एंजाइम। अब जो भाई ये एंजाइम होता है ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। ये जो क्या करता है? प्रोटीन को हमारा पचाता है। कौन पचाता है? एंजाइम ये पचाता है, ठीक है। और जो हमारा ये HCl होता है ये तो आपको पता है, ये सिंपल भाषा में जाने तो तेजाब। अब जैसे हमारा भाई ये हुआ स्टमक हुआ, ठीक है, ये हमारा स्टमक हुआ। अब इसके अंतःस्रावी यहाँ पे, अब भाई कोई भी अभी जैसे आप तेजाब ऐसे ही छू देते हैं तो जल जाते हैं, तो हमारे जो ये पेट में होता है, हमारे जो स्टमक जो अमाशय में होता है, तो इसको मतलब कौन रक्षा करता है आखिर बताइए? जब हम हाथ से छू देते हैं जल जाते हैं, और तब ये रक्षा कौन करता है? तो यहां से इसकी रक्षा हमारा भाई श्लेष्मा करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूकल बोलते हैं। इस HCl से हमारे जो है यहाँ की रक्षा करता है, मीन्स यही जो अंतरास्त्रावी है यहाँ से जो है हमारा श्लेष्मा क्या करता है? HCl से रक्षा करता है। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है ये प्रोटीन को पचाता है, ये तो पता है, लेकिन ये कार्य कब करता है? ये भैया अम्लीय वातावरण में काम करता है। इसकी भी शर्त है कि अम्लीय वातावरण में ही हम काम करेंगे। कहां पे करेंगे? अम्लीय वातावरण में। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई डाउट हो एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहले हम सेकंड में क्या देखे? ग्रास नली देखे। तो भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ग्रास नली करती है, ठीक है। अब यहाँ अमाशय में तो हम पहुंच गए। अब अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है। वो 3 तरीकों से होता है, एक पेप्सिन, एक HCl, एक श्लेष्मा होता है। अब पेप्सिन में पाया जाता है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, लेकिन प्रोटीन
को जो पचाता है तो उसमें एक शर्त होती है कि हम अम्लीय वातावरण में ही काम करेंगे। HCl के पास आए तो ये बहुत ही हाथ से छू दो जल जाता है, तो इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा हमारा न्यूकल करता है, मींस श्लेष्मा करता है। तो ये समझ में आ गया। हमने कितने 3 पार्टों को पढ़ डाला। किसको पढ़ डाला? मुख को पढ़ा, ग्रास नली को पढ़ा, अमाशय को पढ़ा। अब हम 4th पार्ट पढ़ते हैं, छोटी आंत। तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए अब हम बढ़ते हैं छोटी आंत पे, जो कि चौथा पार्ट है हमारा। तो छोटी आंत को देख लेते हैं। तो सिर्फ छोटी आंत ही नहीं देखना है, इनके बहुत लंबी फैमिली है, थोड़ा इनके बारे में भी हमको जानना, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब हमारा डायग्राम आ जाएगा तो उसमें तभी तो हम उसको फिल कर पाएंगे। तो छोटी आंत हमारी जो हो गई भाई, ठीक है, इसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षुद्रांत आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्षुद्रांत क्या है, ये छोटी आंत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है भोजन 3 जगह जाता है। छोटी आंत में पहुंचता है, लेकिन छोटी आंत में भी 3 जगह जाता है। पहला जाता है ड्यूडीनम में, उसके बाद जाता है जीजुनम में, उसके बाद जाता है इलियम में, ठीक है। अब ये सारे तीनों में गया तो ड्यूडीनम हमारा 2 तरह से खुद ही जाता है, 2 तरह में रहता है। एक हमारा यकृत हो गया, एक हो गया अग्न्याशय। तो एक यकृत हो गया। अब यकृत क्या है? हमें इतना पता है कि मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है भैया। और यकृत ये तो है, लेकिन यहाँ पे पित्त का, ठीक है, यहाँ पे पित्त रस का श्रावण होता है। यकृत में क्या होता है? पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण होता है भाई। कहां पे होता है? हमारा यकृत में होता है, ठीक है। अब इस श्रावण मतलब निकाल देना, पित्तरस को निकाल देता है, ठीक है। अब जब ये निकाल दिया पित्तरस को, तो ये निकालने का काम कौन करता है? ये तो पता है कि पित्तरस में श्रावण होता है, लेकिन करता कौन है? तो ये करता है भाई पित्त लवण करता है। पित्त लवण क्या करता है? पित्त रस को श्रावण कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारे वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं, बड़ी गोलिकाओं को क्या करता है? ये छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। जो हमारे ये पित्त में जब हमारा पित्त का रस श्रावण होता है, श्रावण कौन करता है? पित्त लवण करता है। और यहाँ पे वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में ये क्या करता है? बदल देता है। और इसी छोटी गोलिकाओं को कहते हैं हम इसी छोटी कोलिकाओं को हम कहते हैं एमएलसी-कृत वसा कहते हैं। एमएलसी-कृत वसा कहते हैं भैया। ये समझ में आया कि नहीं आया? यकृत क्या है? हमारे मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे पित्त रस का श्रावण होता है। श्रावण कौन करता है? पित्त लवण करता है, जो कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। और छोटी छोटी गोलिकाओं को हम एमएलसी-कृत कहते हैं। अब भाई जब इसको श्रावण इसको निकाल दे रहा है, इसको कह रहा है जाओ यहाँ से, तो कहाँ ये इकट्ठा कहाँ हो रहा है पित्त रस? तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जब पित्त को भगा दिया गया तो इनकी मम्मी आई पित्ताशय के पास, ये चला जाता है। पित्ताशय के पास ये क्या करता है? इकट्ठा हो जाता है। एंड ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है हमारा अग्न्याशय है। अमाशय और अग्न्याशय में बहुत अंतर है। हमारा अमाशय जो रहेगा वो हमारा स्टमक हो जाएगा, और अग्न्याशय हमारा यहाँ पे ड्यूडेनम का दूसरा पार्ट है। तो अग्न्याशय में क्या होता है? एक अंतरस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? एक हार्मोन पाया जाता है। भोजन यहाँ पे जाता है तो हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन, ठीक है। यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या पाया जाता है? एक हार्मोन पाया जाता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन नाम है। और यहाँ पे हमारा बाह्य ग्रंथि में क्या पाई जाती है? 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? एक एमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। जो हमारा एमाइलेज होता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट को, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं, जैसे रोटी मैंने खाया तो यहाँ पे गया, फटाफट से कहाँ गया? छोटी आंत में पहुंचा, तो छोटी आंत के अमाशय में पहुंचा, बाह्य श्लेष्मा ग्रंथि पर पहुंचा, तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे पचाने लगता है। और जो हमारे ट्रिप्सिन होता है ये हमारे प्रोटीन को पचा देता है। किसको पचा देता है भैया? प्रोटीन को पचा देता है। किसको भैया? प्रोटीन को। अब यहाँ पे हमारा लाइपेज बचा। लाइपेज कहता आ जाओ भाई, फैटी चीज तुमको हम पचा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वसा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं। छोटी आंत मैंने देखा तो छोटी आंत भी 3 जगह में जाएगा। हमारा भोजन कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम जाएगा, जीजुनम में जाएगा, फिर उसके बाद हमारा इलियम में जाएगा। ड्यूडेनम में 2 प्रकार से जाएगा। कौन? एक हमारा यकृत के पास जाएगा, एक हमारा अग्न्याशय के पास जाएगा। यकृत में होता है पित्त रस का श्रावण, और वो कौन करता है? पित्त लवण करता है, जहां पर वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, और जिसको हम बोलते हैं एमएलसी-कृत वसा बोलते हैं। उसके बाद अग्न्याशय के 2 पार्ट हो गए, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी हो गए। अंतःस्रावी में हमारा हार्मोन पाया जाता है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। एंड बाह्यस्रावी
बॉडी में हमारे 3 प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है हमारा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को, लाइपेज हमारा वसा को पचा देता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो थम्स अप देते रहिएगा। एक बार यहां पे समझ लेते हैं। ये मुख से गया, ग्रास नली के द्वारा गया, अमाशय में पहुंचा, अमाशय के बाद ये कहां पे भाई, छोटी आंत हमारी दिख रही है, यहाँ छोटी आंत पे हमारा गया। अभी हमारा जाना कहां है, छोटी आंत के बाद हमारा डायरेक्ट बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत से हमारा गुदा द्वार द्वारा ये निकाला जाएगा। तो पहले हम बड़ी आंत को देख लेते हैं। डायग्राम आपका ऐसे ही बनना है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे सारी चीजों को नहीं करना है, वरना अगर थोड़ा सा पॉइंट गलत हुआ तो आपका पूरा 7 नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से बनाना, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस कुछ करना नहीं है डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें बनेंगी, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका चौथा पार्ट तो हमने देख लिया, 5वां 6वां 2 पार्ट बचा है, उसके बाद हमारा ये मानव पाचन तंत्र का होगा। अलविदा करेंगे हम इसको। तो चलिए इसके 5वें पार्ट को देख लेते हैं। तो भाई अब हम 5वें पार्ट पे चलते हैं, बड़ी आंत पे देखते हैं। तो बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है। क्या होता है, भोजन जब हमारा जो है छोटी आंत में पहुंचता है, उसके बाद जब वो बड़ी आंत में जाता है तो वहां पे क्या कर लिया जाता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं भैया। क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ रहते हैं वो क्या करते हैं, गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। कहां से, गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे समझना कुछ नहीं है, जैसे ही छोटी आंत से हमारा जो है चेक होके आया, बड़ी आंत में आया भोजन। अब भोजन यहाँ पे जल का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद ये गुदा द्वार द्वारा जितने भी वेस्ट पदार्थ रहते हैं वो गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। जितने भी वेस्ट पदार्थ होंगे हमारे किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए एंड में गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो एक भोजन की यात्रा में मैंने सारी चीजों को देख लिया कि ये भाई हमारे जो मानव पाचन तंत्र में होता है, जो भोजन हम खाते हैं, इसकी कैसी कैसी यात्राएं होती हैं मैंने समझा। मुख से समझा, ग्रास नली से समझा, अमाशय से समझा, छोटी आंत, बड़ी आंत और से समझा। उसके बाद डायरेक्ट हम पहुंचे लखनऊ, गुदा द्वार से गुदा द्वार पर निकाल दिया। तो मुख से लेकर गुदा द्वार की यात्रा क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को ये मानव पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको समझने के बाद आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां से उठता है, मैंने जो बताया यही सारी चीजें आपको लिख के आनी है। कहीं भी आपका नंबर नहीं जाएगा, और टाइम भी बिल्कुल बहुत अच्छे से बच जाएगा, बिकॉज ये 5 मिनट का टाइम है। बस आप फटाफट से इधर से उधर बना दीजिए, क्योंकि जब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ रहेगा, उसके बाद आप डायग्राम जैसे बनाओगे फटाफट से, थोड़ा बेकार भी हो जाएगा डायग्राम, डोंट वरी, बस नाम अच्छा रहना चाहिए। थोड़ा सा मुंह अगर टेढ़ा ओढ़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा देख लेते हैं, मानव हृदय को, मींस ह्यूमन हार्ट को देख लेते हैं और उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो भाई इन सबको कर देते हैं रब और बढ़ते हैं मानव हार्ट के बारे में। तो भाई चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव हृदय और उसकी संरचना, उसकी परिभाषित अच्छे से करना है हमको। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो उन सब के बारे में अच्छे से हम देख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको ये बोर्ड के लिए ही काम आने वाला है। अगर आप किसी भी क्लास में, अगर आपको मानव हृदय समझना है, पाचन तंत्र समझना है, तो यहाँ पे एक एक चीजें एक्सप्लेन अच्छे से की गई है। आप किसी भी बोर्ड के हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं लेने का है भाई। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो ये आपका काम ही देगा, कहीं पर कोई ये आपको बेकार वेस्ट चीज नहीं है। तो यहाँ पे मानव हृदय को हम समझते हैं। तो मानव हृदय क्या है भाई, हृदय क्या है, जो बिना थके बिना रुके पूरी जिंदगी भर यूं ही रक्त को पंप किया करता है। कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं, और अगर रुक गया तो आप भी रुक जाएंगे, वरना ये रुकता नहीं है कभी, एक बार सिर्फ रुकता है, और जब वो रुकता है तो वो सबको रोक देता है। ठीक है, तो मानव हृदय क्या है, मतलब बिना थके बिना रुके अपने कार्य को हमेशा करते रहता है। और क्या करता है उस कार्य में, रक्त को क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम समझ लेंगे रक्त क्या है। तो यहां पे पहला पॉइंट हमारा निकल के आया, रक्त तथा इसके अवयव। अवयव में जितने भी इनके मतलब इसमें क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या सामान है। ठीक है, तो पहले हम रक्त को समझते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। क्या है हमारा, ऊतक है। वो भी कैसा ऊतक है भाई, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव
टिश्यू बोलते हैं। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, ठीक है, जिनको हम तरल ऊतक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? एक द्रव ही तो होता है जो हमारा रक्त होता है, जमा तो रहता नहीं। ये क्या होता है? एक तरल पदार्थ भी होता है। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, जो कि जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है फैलता है और जिसे हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करती है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि क्या, जब आप ऐसे बैठ जाते हो अचानक से और जब उठते हो तो आपका पैर ऐसा लगता है बिल्कुल मोटा सा हो गया, आप चल नहीं पाते हो, तो वहां पे रक्त जो है प्रवाहित नहीं हो पाता है। और जब रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता है तो आपको झुनझुनी टाइप की लग लेती है, तो वहां पे ब्लड नहीं होता। तो ब्लड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब इसके अवयव को देख लेते हैं। तो 4 प्रकार के हम देखेंगे, 4 प्रकार की। एक तो हमारा क्या है भाई? प्लाज्मा है। एक तो हमारा प्लाज्मा है, मतलब रक्त में क्या क्या पाई जाती है। तो पहला प्लाज्मा है, दूसरा हमारा है आरबीसी, तीसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी और चौथा है हमारा प्लेटलेट्स है भाई, ठीक है। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% अकेले ही कार्य करता है हमारे ब्लड में, और बाकी जितने हमारे 45 बचे हैं 45% ये सारी चीजें करती है, तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बाकी 55% कार्य हमारा प्लाज्मा का ही होता है ब्लड में। तो चलिए हम एक एक की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब हम देखते हैं रक्त के जो अवयव हैं। इसको तो हमने तो जाना, हाँ प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन अब ये सारी चीजें क्या, इसके डेफिनेशन को भी तो समझना है। देखिए अभी हम एकदम डायरेक्टली उस पे हार्ट पे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम बेस जान लेते हैं, और जब बेस जानेंगे तो एंड भी समझने में मजा आएगा। अब हम बेस ही नहीं जानेंगे, बीच से स्टार्ट कर देंगे तो कैसे समझ आएगा। तो पहले रक्त के बारे में, उसके अवयव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम उस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्लाज्मा को समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? जो हमारा रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 90% जल होता है, बाकी जो 10% बचता है वो हमारा प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो प्लाज्मा यही मैंने लिखा, 90% जल होता है तथा 10% प्रोटीन, लवण होता है। अब आरबीसी का अब आप सोच रहे होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी रटी है। तो आरबीसी में रेड ब्लड सेल होगा, और डब्ल्यूबीसी में क्या होगा भाई? व्हाइट ब्लड सेल होगा, ठीक है, जिसको हम श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाल रुधिर जो कणिका है, ये इसमें क्या होता है? लाल रंग होता है। अब लाल रुधिर से तो आप समझ ही गए होंगे लाल रंग होता है, लेकिन अब भाई इसमें लाल रंग कौन देता है? लाल रंग इसका वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है, लाल रुधिर कणिका होता है, इसमें लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, मींस जो है इसका वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मींस इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये तो समझ गए, लेकिन इसका एक जीवन काल होता है कि इतने दिन तक ये जीवित रहेगा। तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका भैया जीवन काल होता है किसका? हमारा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। उसके बाद ये नया आरबीसी बन जाता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल मींस श्वेत रुधिर कणिका। तो यहाँ पे ये रंगहीन होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ आरबीसी में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है कहते हैं सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। इसको डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? सैनिक रुधिर का सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? जैसे हमारे सैनिक होते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जैसे रक्षा करते हैं, तो ठीक इसी तरह जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, ये हमारे अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं ढेर सारे, उनको क्या करता है? ये उनको मार देता है, इसलिए हम बीमार जल्दी नहीं होते हैं। अब वैसे काम करोगे तो बीमार तो होगी ना, बीमारी वाली जब सारी चीजें आप खाओगे चिप्स वगैरह, तो इससे बीमार होगी। लेकिन ये जो और बैक्टीरिया आते हैं तो उनको क्या करता है? मारने में मदद करता है। अब इनका जीवन काल 12 से मिनिमम 20 दिन तक होता है। 12 जैसे क्या होता है? 12 दिन में भी 14, 15, 16, 17, लेकिन मिनिमम अगर हमने देखा साइंटिस्ट के द्वारा सर्च किया गया तो 20 से ज्यादा नहीं होता है। इनका जीवन काल 12 से लेकर 20 के अंदर में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब प्लेटलेट्स को बनाते हैं। आपने देखा होगा
जब आप क्या कहते हैं, ये तो है नहीं आप चोट नहीं खाए होंगे, आप बचपन में जब दौड़ते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, कबड्डी खेलते रहे होंगे, मैच खेलते रहे होंगे, या फिर कोई और भी प्ले आप खेलते रहेंगे, फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी खेलते, तो आप गिर जाते हैं अचानक से। और जब वो गिर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके क्या करता है, जब ज्यादा चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है। अब जब खून निकलने लगता है तो वो बहता है, आप देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, मतलब वहां पे जमने लगता है। आखिर वो जमाने का काम कौन कर रहा है, आखिर वो जम कैसे गया? ये कोई जादू है क्या कि आ गया जादू मंत्र मार दिया, लो छू भाई सही हो गया, जम गया, एकदम रुक गया, छू मंत्र मार दिया? नहीं ना। तो वो काम किसका होता है हमारा भैया? वो काम हमारे क्या होता है, प्लेटलेट्स का होता है, जो कि रुधिर का क्या बना देता है, थक्का बना देता है, जिससे हमारे और रुधिर बाहर नहीं निकल पाते। और रुधिर निकल जाएंगे तब तो आप लकड़ी जैसे हो जाओगे, हिलते ढुलते चलोगे, कहीं पर रास्ते में गिर जाओगे और गाड़ी वाला आएगा मार के चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्लेटलेट्स क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम मानव हृदय में आते हैं। तो मानव हृदय में भैया 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबको होती है कि आलिंद निलय ये कुछ समझ नहीं आता, यहां से यहां जाएगा, महाधमनी यहां ले जाएगी, कोशिका यहां ले जाएगी, ये यहां ले जाएगी, और कुछ समझ नहीं आता कैसे बन गया। लेकिन आज हम आपको एक प्लस के निशान से सारी जो है पूरा हार्ट आपको समझा देंगे, पूरा समझा देंगे। अब ये नहीं आप कहियो कि भाई ऐसे कुछ तरह से दिल बना देते हैं, ये सब दिल नहीं है, ये सब कुछ दूसरा ही दिल रहता है। हमारा हार्ट एक मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि ऐसे ऐसे जो है ब्लड उसको पंप करता रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं प्लस के निशान से बाएं आलिंद दाएं आलिंद सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो हमारे हृदय में क्या पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। रक्त क्लियर हो गया। रक्त क्या है हमारा, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो कि तरल पदार्थ है। ठीक है, अब इसमें जो अवयव होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का प्लाज्मा क्या का काम है भाई, 90% जल होगा, 10% प्रोटीन या फिर लवण होगा। उसके बाद आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, किस जिस हो रहा है, लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। इसको हीमोग्लोबिन लाल कलर देता है, जिसको हम इसका वर्णक भी बोल सकते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और क्या होता है भैया, इसमें केंद्रक, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसको रुधिर कणिका बोलते हैं, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। और इसको सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन तक मिनिमम होता है। उसके बाद हमारे नए सफेद श्वेत रुधिर कणिका बनने लगते हैं। और हमारा जो प्लेटलेट्स है ये यूं ही हमारे जो है ब्लड को थक्का बना देता है, ब्लड आगे नहीं निकलने देता है। हमारे हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, और 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया हो तो बताइए, अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो दोबारा एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आलिंद और निलय को अच्छे से समझते हैं। तो भाई अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे मानव हृदय 4 कोष्ठ हो गए, 2 आलिंद हो गए, 2 निलय हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस के माध्यम से आपको बताने के लिए बोला था। तो यहाँ पे दाएं साइड हमारा, यहाँ पे दायां आलिंद होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दायां आलिंद होगा और यहाँ पे बायां आलिंद होगा। ठीक है, आलिंद होगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा दायां निलय होगा और यहाँ पे हमारा बायां निलय होगा। ठीक है, ये चीज आप समझते रहिए। यहाँ पे आपका बायां निलय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अशुद्ध रुधिर बहेगा। क्या बहेगा, अशुद्ध रुधिर, बिकॉज यहाँ पे हमारा CO2 की मात्रा है। और यहाँ पे हमारा शुद्ध रुधिर बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे O2 की मात्रा है। तो इतना समझ में आया, इधर दायां आलिंद, इधर दायां निलय रहेगा। दायां आलिंद और दायां निलय, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे दायां आलिंद दायां निलय, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बायां निलय। यहाँ पे बायां आलिंद और यहाँ पे हमारा दायां आलिंद। यहाँ पे दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, दायां आलिंद और दायां निलय हो गया हमारा। और यहाँ पे बायां आलिंद और यहाँ पे बायां निलय। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, तो एक दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। तो दायां आलिंद और दायां निलय में हमारे अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होते हैं, बिकॉज यहाँ पे CO2 की मात्रा होती है। और जो बायां आलिंद और बायां निलय होता है, यहाँ पे O2 की मात्रा होगी। इसलिए जो हम फिगर में देखते हैं हार्ट के, तो एक तरफ क्या करता है, थोड़ा सा नीले कलर का होता है और एक तरफ थोड़ा सा रेड कलर के होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा होगी। और जहाँ पे CO2 की मात्रा होगी वहां पे
अपने आप ही जो है हमारा जो रक्त हो जाएगा वो नीला कलर का हो जाएगा और यहाँ पे रेड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ समझ में। अभी इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि कहाँ से हमारा रक्त कैसे सीधे पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे हमारे शरीर में, यहाँ समझिए, हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाओं में बहता है। ये तो भाई क्लियर है कि हमारा शरीर में रुधिर कहाँ पे बढ़ता है, वाहिनिकाओं में बहता है। तो वाहिनिकाओं मतलब दो तरह से होता है, एक धमनी में, एक सिरा में। तो धमनी में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। और हमारा सिरा में क्या होगा, हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बस क्या होता है, एक हमारा फुफ्फुस और पल्मोनरी धमनी होता है। फुफ्फुस जिसको हम पल्मोनरी कहते हैं, वो धमनी क्या होती है, यहाँ पे हमारा अशुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पे फुफ्फुस और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। बस इसी का अपोजिट हो जाएगा। अब चलिए हम प्लस के निशान से आपको बताएंगे कि कैसे कहां पे हमारा ब्लड जाता है। तो इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, अब इसके डायग्राम को अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, प्रवाहित है इस समय हमारे शरीर में, क्या है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, महाधमनी हो गई, क्या हो गई, सॉरी, महाशिरा हो गई। हमारी जो महाशिरा है वो अशुद्ध रुधिर को लेकर, महाशिरा क्या कर रही है, अशुद्ध रुधिर को लेकर दाएं आलिंद तक ले जा रही है। ध्यान से समझिएगा, पूरा डायग्राम सिर्फ समझने में आपको 2 मिनट लगेंगे। सिर्फ आप ध्यान से समझिए। क्या हुआ, महाशिरा, हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित है, तो महाशिरा कहां ले गई, हमारा अशुद्ध रुधिर में, अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में ले गई। अब भाई दाएं आलिंद से हमारा यहीं पे कहा गया, दाएं निलय में गया। ठीक है, अब यहीं से हमारा क्या होता है, रुधिर जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध कैसे हो जाता है, क्योंकि ये रुधिर जो होता है ये हमारा फेफड़ों तक जाता है। अब जब भाई फेफड़ों तक गया तो फेफड़े क्या किए, CO2 के फेफड़े थे मजबूत, CO2 को मार भगा दिए और O2 को वहां से मिला दिए। वहां पे हमारा क्या हो गया, रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। कहां पे शुद्ध हो गया, फेफड़ों के पास शुद्ध हो गया। तो यहां समझिए, महाशिरा अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में ले जाती है और दाएं आलिंद से दाएं निलय में ले जाती है और दाएं निलय से हमारा जब ये फेफड़ों के पास जाता है तो CO2 को अलग कर दिया जाता है, मार भगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारा O2 में O2 का प्रवाह हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, आखिर भैया दाएं निलय से फेफड़ों तक ले कौन जा रहा है, दाएं निलय से फेफड़ों तक कौन ले जा रहा है। तो हमारा जो फुफ्फुस धमनी होता है, वो ब्लड को लेकर जाता है फेफड़ों तक। तो जैसे ही फुफ्फुस धमनी हमारा ब्लड को से फेफड़ों तक ले जाता है तो वहां पे CO2 हमारा अलग हो जाता है। उसके बाद हमारी जो फुफ्फुस सिरा होती है, उसके बाद भैया जो हमारी फुफ्फुस सिरा होती है वो ब्लड को भाई यूं ही लेके जाती, ऐसे उसको लेकर जाएगी। कहां पे ले जाएगी, बाएं आलिंद में ले जाएगी ब्लड को। यहां से समझिए, जब ये बाएं आलिंद में कौन ले जा रहा है, ये हमारी फुफ्फुस सिरा ले जा रही है। ठीक है, अब जब यहां से लेकर गई तो बाएं आलिंद से हमारा ब्लड कहां गया, बाएं निलय में गया। अब बाएं निलय में जैसे गया वैसे ही हमारी क्या हुई, महाधमनी, वैसे ही हमारी जो महाधमनी है भैया, महाधमनी ये ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाके पहुंचा देती है, एक कोशिका तक पहुंचा देती है। कितना देर लगा आपको समझने में, मनुष्य का हार्ट समझने में आपको कितना देर लगा, बिल्कुल 2 मिनट लगा। और आप एक प्लस के निशान से समझ गए कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा मानव हार्ट का, बिल्कुल इसी तरह है, कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ फिगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी आपको लिखने और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले कैसे समझाया, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अब बिना हम अच्छे से एकदम आपको समझा देते हैं कि हमारा पहले मैंने हृदय समझा। हृदय में हमारे 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का निशान बनाया, दाया आलिंद लिखा, दाया निलय लिखा, बाया आलिंद लिखा, बाया निलय लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे महाशिरा होती, हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर प्रवाह है। अब अशुद्ध रुधिर को लेकर हमारा महाशिरा दाएं आलिंद तक ले जा रही। अब दाएं आलिंद से हमारे दाएं निलय तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। अब दाएं निलय में जैसे गया तो यहाँ पे अब हमारा क्या होता है, ब्लड को शुद्ध करना रहता है। तो ब्लड को शुद्ध करने के लिए हम फेफड़ों के पास जाते हैं। तो फेफड़ों के पास आखिर ले कौन जाता है
भाई ब्लड को फेफड़ों के पास, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों के पास शुद्ध करने कौन ले जाता है? तो हमारा वो फुफ्फुस धमनी ले जाती है। कौन? फुफ्फुस धमनी ले जाती है। और जैसे ही फुफ्फुस धमनी हमारा लेकर जाती है तो वहां पे हमारा ब्लड CO2 निकल के O2 प्रवेश कर ले जाता है। और जैसे ही वो प्रवेश कर ले जाता है तो वहीं पे उनकी मुलाकात फुफ्फुस सिरा से होती है। अभी तक फुफ्फुस धमनी से मिली थी, लेकिन उसके बाद इनकी मुलाकात फुफ्फुस सिरा से होती है। तो फुफ्फुस सिरा इनको कहती है चलो भैया तुमको हम लेकर चलते हैं बाएं आलिंद में। तो आके ये पहुंच जाते हैं बाएं आलिंद में। अब भाई बाएं आलिंद में पहुंच गए शुद्ध रुधिर को लेकर, तो बाएं आलिंद कहता है जाओ भाई अंदर देख लो रूम में बायां निलय भी है। तो भाई बाएं निलय तक पहुंच जाती है। अब बायां निलय तक जब पहुंच गई तो बायां आलिंद निलय ने कहा कि जाओ महाधमनी के पास, वो तुम्हें सारे घर का दर्शन करवा देगी। तो वो जाता है भाई, जाती है महाधमनी के पास। जैसे ही वो शुद्ध रुधिर हमारा महाधमनी के पास जाती है वो उनको पकड़ लेती है और सारे पूरे शरीर का दर्शन करवा देती है। एक एक जगह का, सब जगह हमारा ब्लड पहुंच जाता है। समझ में आया कि नहीं आया मानो हार्ट? बिल्कुल सिंपल था, 2 मिनट का काम था, हमने इसको आपको समझा दिया है। और अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है। तो चलिए अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 2 तैयार हुआ, एक पाचन तंत्र तैयार हो गया, एक मानो हार्ट तैयार हो गया। ठीक है, इसका फिगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद आपको कैसे कहां जाना है यही फिगर आप अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा, आपका चला जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब हम पुष्प की संरचना को देख लेते हैं। ठीक है, ये भी लॉन्ग में हमारा पुष्प की संरचना पूछा जाता है। तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए अब हम पुष्प देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो पुष्प क्या है, पुष्प क्या है और इसकी संरचना हमें अच्छे से समझनी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले हम समझते हैं पुष्प क्या है। हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, लेकिन आज हम पूरा अच्छे से आपको कवर करेंगे, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए और उसके बाद पेपर में आए तो आप तोड़ फोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। तो पुष्प क्या है? तो भाई जो पुष्प होता है ये हमारा हो गया जड़। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पत्ती हो गया, और यहाँ पे हमारे फूल हो गए। ठीक है, जो कोई फूल है पत्ती हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक इधर प्रारोह। तो भाई प्रारोह का रूपांतरण ही क्या कहलाता है? प्रारोह का, जैसे प्रारोह में हमारे एक हिसाब से तना समझ लीजिए, तना ही समझ लीजिए आप। पुष्प क्या है? प्रारोह का रूपांतरण ही क्या कहलाता है? हमारा जो है पुष्प कहलाता है। कोई भी पूछे पुष्प किसे कहते हैं तो प्रारोह का रूपांतरण ही पुष्प कहलाता है। अब हमारे पुष्प में जो है हमारा जो पुष्प होता है वो 4 टाइप का, पहले इसको समझते हैं। पुष्प में 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले पार्ट को हम समझते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है भैया हमारा बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेकंड होता है दल पुंज, फिर से अगला नेक्स्ट होता है हमारा पुमंग, और नेक्स्ट होता है हमारा जायांग। अब भाई बाह्य दल पुंज क्या है, दल पुंज क्या है, पुमंग क्या है? इस पुमंग को हम बोल देंगे नर जननांग। ठीक है, और जयांग को हम बोल देंगे स्त्री केशर, स्त्री केशर बोल देंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बाह्य दल पुंज क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि बाह्य दल पुंज जो हमारे ये जैसे पुष्प हो गए, ठीक है, तो पुष्प में हमारे जो ये ऐसे पत्ती कुछ लगी होती है, जो हमारी ऐसी कुछ पत्ती लगी होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा होगा बाह्य दल पुंज, जैसे हमारी ये पत्ती लगी होती है ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमने तो रेड कर दिया। ये हमारी ग्रीन कलर की जो ऐसे लगी रहती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी पत्तियों से ऐसे ऐसे कवर रहता है भाई, जो हमारा पत्तियों से ऐसे ऐसे कवर रहता है, तो उसको ये जो हमारा ये निकलेगा यहाँ पे, जो ये हमारा निकलेगा ये हो जाएगा हमारा बाह्य दल पुंज, शॉर्ट में लिख दे रहे, और ये हो जाएगा हमारा दल पुंज भैया हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाह्य दल पुंज क्या है और दल पुंज क्या है। अब पुष्पासन यहीं पे जो हमारा ऐसे कुछ बना रहता है ये हमारा क्या होता है? पुष्पासन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा पुमंग क्या होता है। ठीक है, पुमंग और जयांग के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो
इसको करते हैं रफ और करते हैं एक्सप्लेन। तो हमने जाना बाह्य दल पुंज को और दल पुंज को, ठीक है। तो हमारा जो बाह्य दल पुंज होगा, जो हमारा ग्रीन कलर से कवर रहता है, तो हमारा क्या होता है, बाह्य दल पुंज। उसके बाद जो हमारी पूरी पंखुड़ियों से कवर रहता है उसको क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। और जो हमारे एक एक ऐसे पंखुड़ी निकली होती, एक एक पंखुड़ी जैसे गुलाब की एक एक पंखुड़ी ऐसे निकली है, उसको हम एक को कहते हैं पेटल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम पुमंग पे आते हैं, इसके तीसरे पार्ट पुमंग पे, जिसको हम जननांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर जननांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नर जननांग बोलते हैं, जननांग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पुमंग है ये हमारा पुंकेसर, पुंकेसर से मिलकर बना है। अब पुंकेसर हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, एक पराकोष से, एक पुतांतु से बना है। पराकोष में हमारे पराकड़ आ जाते हैं। अब भाई ये सारी चीजें क्या है, फिगर से समझते हैं। जैसे हमारा आपने फूलों में देखा होगा, इस तरह से जो हमारे निकले होते हैं, इस तरह से, सॉरी, जो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जो हमारे फूलों में होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं रहा है डायग्राम, यहाँ पे इस तरीके से फूलों में होता नहीं, यहाँ पे छोटे 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 कण होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये है, जो हमारे पुष्प में ऐसे बने होते हैं, इसको बोलते हैं पुतंतु, इसको तंतु भी बोल सकते हैं। और जो हमारे ये ऊपर से कवर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे ये जो मैंने ग्रीन कलर से ये कर दिया, जो ऊपर से रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पराकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको पराकोष बोलते हैं। और जो इसमें कण मौजूद है, इसको क्या बोलेंगे, पराकड़ बोलते हैं, पराकड़ बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि हमारा पुतंतु क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रहेगा ये पुतंतु रहेगा। फिर इसके बाद जब हम आगे गए तो यहाँ पे जो कोष की तरह यहाँ पे इसको कवर किए, इसको पराकोष कहते हैं। इसमें जो छोटे छोटे कण है ये पराकड़ कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जननांग की बात करेंगे, जो जिसको हम स्त्री केसर, मादा कहते हैं, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट है, एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है, एक अंडाशय है, ठीक है। तो इसका फिगर भी हम बना के आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे मैंने क्या बनाया, ये कुछ इस तरीके से इसकी संरचना रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो एकदम टॉप पे रहेगा, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसको ठीक है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसको हम स्टाइल, जिसको हम वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा अंडाशय, ओवरी। और जो यहां पे होता है इसको हम बोलते हैं बीजांड। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई। जो हमारा जयांग होता है इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पाया जाता है, वर्तिका पाई जाती है, अंडाशय पाया जाता है। और यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे एक परागण की बात आती है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप खुद से बना लीजिएगा कि जो हमारे क्या कहते हैं, पुष्प के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं, इसके टॉप भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहाँ पे अंडाशय होता है। आपको फिगर में बना के अच्छे से इसको बता देना है, जिसको मैंने क्लियर किया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको समझ लिया, ठीक है। अब यहीं पे आता है परागण। तो हमारा जो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, तो कोई हमारा जैसे कड़, जो हमारा मैंने बताया पराकड़ होता है, तो पराकड़, जैसे यहाँ पे मैंने कड़ लिया कोई भी, ठीक है, जैसे हमारा पराकड़ हुआ, ठीक है, तो मैंने कड़ लिया। पराकड़ का वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। पराकड़ का वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और उसके बाद जब अंदर जाता है तो यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर जाता है। इसके लिए बहुत सहायक चीजें होती है, कई हाथों के द्वारा लोगों के चला जाता है, तो वहीं पे इसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया पुष्प क्या होता है, जो है क्या कहते हैं, प्ररोह के रूपांतरण को ही पुष्प कहते हैं। पुष्प, हमारे पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, तीसरा चौथा जयांग। तो हमारा मैंने देखा बाह्य दलपुंज जो ग्रीन कलर से ढका रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, जो कि रक्षा करता है, हमारे जो है पुष्प की रक्षा करता है। उसके बाद जब हमारी कली खुल गई तो वहां पे जो पूरा एकदम अच्छे से बने हुए रहते हैं, कवर किए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं दलपुंज। उसके बाद एक को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ गया, पुमंग आ गया। पुमंग को हम पुंकेसर, पुंकेसर जो हमारा इस तरह से गया रहता है, ये हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। और इसके बीच को हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पुतंतु बोलते हैं। यहाँ पे आया ये पराकोष हो गया, इसमें कड़ आ गए, इसको क्या बोलेंगे, पराकड़ बोल गए, ठीक है। अब पराकड़ बोल गए तो यही पराकड़ जब हमारा वर्तिकाग्र तक
जाएगा तो उसी को हम परागण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मानव पाचन तंत्र, मानव का हृदय और पुष्प की संरचना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहां से ही आपका उठेगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और अभी तक नहीं किया हो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से हमारे चैनल को ना कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियोस आपके पास अपलोड करना चाहे तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की कुछ और सब्जेक्ट की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।